नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो आपका जो टेस्ट पेपर हुआ था वेटनरी ऑफिसर का जो अपना कोर्स चल रहा है उसमें दूसरा जो हमारा टेस्ट है उसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। डिटेल देखिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट हाइजेनिक एंड रिकमेंडेड मेथड ऑफ हैंड मिल्किंग इन काउज एंड बफेलोज। कैटल बफेलो में जो सबसे ज़्यादा हाइजेनिक मेथड हो यानी कि जिससे क्लीन मिल्क प्रोडक्शन हो, ठीक है, वो कौन सा मेथड है? तो वो है ड्राई फुल हैंड मेथड। कौन सा है? ड्राई फुल हैंड। भाई हम लोग ये जानते हैं कि फुल हैंड मेथड दो टाइप का होता है, वेट और ड्राई। वेट फुल हैंड मेथड जो होता है उसमें एक तरीके से जो भी मिल्कर है वो अपने हाथों को, उंगलियों को एक तरीके से गीला करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर या फिर सलाइवा या फिर मिल्क, ठीक है। और उससे कहीं ना कहीं क्लीन मिल्क प्रोडक्शन नहीं होगा और जो टीट है उनमें ड्राई क्रैक भी डेवलप हो सकते हैं। तो इसलिए हाइजेनिक मेथड जो है वो है फुल हैंड मेथड में भी ड्राई फुल हैंड मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच हैंड मिल्किंग मेथड इज कंसिडर्ड सुपीरियर टू स्ट्रिपिंग। यानी कि कौन सा मेथड है जो स्ट्रिपिंग से सुपीरियर है? बिकॉज इट सिमुलेट द नेचुरल सकलिंग एक्शन ऑफ काफ। यानी कि ऐसा मेथड जो एक तरीके से कॉपी करता है या नकल करता है किसकी? नेचुरल सकलिंग बाय द काफ। यानी कि कैटल को या काऊ को ऐसा ही लगेगा जैसे बछड़ा जो है वो नेचुरल सकलिंग कर रहा है। और ये प्रोसेस है फुल हैंड मेथड। कौन सी प्रोसेस है? फुल हैंड मेथड, ठीक है। और ये कंफ्यूजन हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। फीस्टिंग को फुल हैंड मेथड जीसी बनर्जी सर की बुक बताती है, लेकिन अभी वो उसमें काफी दिन से अपडेट नहीं हुआ है, अपग्रेड नहीं हुई है चीजें, ठीक है। तो अभी जो डेयरी बोवाइन प्रोडक्शन की बुक है थॉमस शास्त्री सर की, उसके अकॉर्डिंग फीस्टिंग किसे कहा जाता है? नकलिंग को कहा जाता है। यानी कि ये तो अपना आंसर हो गया। और फीस्टिंग, नकलिंग और थंब इन, ये तीनों तो क्या है? सेम चीजें हैं। ये तीनों तो सेम ही है। आंसर हो जाएगा फुल हैंड मेथड। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट मिल्क जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है अडर से उसमें फैट परसेंटेज ज्यादा होती है, क्या बोलते हैं उसे? तो जो लास्ट मिल्क जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रिपिंग्स बोलते हैं। उसमें फैट परसेंटेज जो है वो ज्यादा होती है। नेक्स्ट देखेंगे, इन मशीन मिल्किंग व्हाट इज द टिपिकल पल्सेशन रेट इन साइकिल पर मिनट। यानी कि पल्सेशन रेट टिपिकल कितनी होती है? तो 50 टू 60 साइकिल होती है टिपिकल पल्सेशन रेट पर मिनट। और ये हमने पढ़ा था, ये हाईएस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकती है 120 साइकिल पर मिनट और लोएस्ट से लोएस्ट ये हो सकती है 40 साइकिल पर मिनट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच एनिमल हैज स्लोएस्ट मिल्किंग टाइम विद ड्यूरेशन अप टू 40 मिनट। यानी कि कौन सा एनिमल है जिसमें हम लोग 40 मिनट तक एक तरीके से मिल्किंग कर सकते हैं? तो वो है पंडरपुरी बफेलो। पंडरपुरी बफेलो जो है वो महाराष्ट्र की ब्रीड है और पंडरपुरी बफेलो को मल्टीपल मिल्क लेट डाउन और डोर टू डोर मिल्किंग के लिए हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका पंडरपुरी बफेलो। नेक्स्ट देखेंगे, विच हार्मोन इज प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन। तो मिल्क लेट डाउन हार्मोन या मिल्क इजेक्शन हार्मोन किसे बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं, ठीक है। मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन पूछा जाए, मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन पूछा जाए तो एपिनेफ्रिन। और मिल्क सिक्रेशन के लिए जो जिम्मेदार है वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें मिल्क लेट डाउन या मिल्क इजेक्शन हार्मोन हो गया ऑक्सीटोसिन। वर्स्ट मेथड है किसका? हैंड मिल्किंग का, विच लाइकली टू कॉज इंजरी टू द टीथ। यानी कि हैंड मिल्किंग का जो एक तरीके से सबसे खराब मेथड है जिससे टीथ में इंजरी होने या ट्यूमर फॉर्मेशन का एक तरीके से कहीं ना कहीं रिस्क रहती है, वो कौन सा मेथड है? तो वो है नकलिंग। क्या है? नकलिंग है। नेक्स्ट देखेंगे, द रिस्क ऑफ मैस्टाइटिस इज जनरली लोअर इन बफेलो एज कंपेयर टू काउ बिकॉज। यानी कि बफेलो में मैस्टाइटिस की रिस्क जो है या मैस्टाइटिस की पॉसिबिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू कैटल। क्या रीजन है? रीजन है बफेलो में टीट स्पिंक्टर मसल जो होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं
और टीट कैनाल कैसी होती है, नैरो होती है, ठीक है। एक रीजन दे रखा है बफेलो हैव हायर मिल्क फैट, तो मिल्क फैट हायर होने से कोई रीजन, एक बड़ा रीजन नहीं बन पाता है। मशीन मिल्किंग यूज की जाती है बफेलो में, लोअर मिल्क यील्ड होती है, तो आंसर हो जाएगा कि टीट स्पिंक्टर जो है वो स्ट्रांग होते हैं, टीट कैनाल नैरो होती है, तो इन्फेक्शन को जाने में एक तरीके से पॉसिबिलिटी क्या रहती है, कम रहती है एज कंपेयर टू कैटल। इन काउ द रेशियो ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बिटवीन फोर क्वार्टर्स एंड हाइंड क्वार्टर्स, तो फोर क्वार्टर और हाइंड क्वार्टर में हम लोग ये देखते हैं कि जैसे माना ये एक तरीके से कैटल है, ठीक है, तो आगे के जो दोनों क्वार्टर्स हैं इन दोनों में मिल्क जो होता है वो होता है 40%, और इन दोनों क्वार्टर्स में टोटल मिल्क जो होता है वो 60% होता है, यानी कि 40:60 का रेशो है। तो इसको अगर हम काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2:3 का रेशो हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 2:3, फोर क्वार्टर हाइंड क्वार्टर का। हाउ मच ब्लड मस्ट पास थ्रू द काउज अडर टू प्रोड्यूस 1 लीटर ऑफ मिल्क, तो हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में अडर से जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, तो अडर से एटलीस्ट 500 टाइम्स ब्लड जो है वो पास होना चाहिए एज कंपेयर टू मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि 500 ml ब्लड जब पास होता है तो उसमें से 1 ml मिल्क बनता है। तो अब यहाँ बात हो रही है कि 1 लीटर के लिए कितना पास होगा, तो 500 लीटर। नेक्स्ट देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ एब्रप्ट सीजेशन ऑफ मिल्किंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर ड्राइंग ऑफ इन, यानी कि जो एब्रप्ट सीजेशन होता है, एब्रप्ट सीजेशन का मतलब सडन सीजेशन, अचानक हमने मिल्किंग क्या कर दिया, परमानेंट बंद कर दिया, उसको बोलते हैं एब्रप्ट सीजेशन या सडन सीजेशन। ये पूछना चाह रहा है कि सडन सीजेशन या एब्रप्ट सीजेशन जो होता है वो मोस्ट सूटेबल मेथड है ड्राइंग ऑफ करने के लिए, किसे, ऐसी कैटल जिनमें मिल्क प्रोडक्शन क्या होता है, कम होता है, यानी कि जो लो मिल्क यील्डर हैं उनके लिए तो ये एक तरीके से बेटर मेथड है, जिनमें मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा है। और जो हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग काऊ हैं उनमें अगर आपने एब्रप्ट सीजेशन किया तो कहीं ना कहीं अडर में स्वेलिंग आएगी और उससे पेनफुल कंडीशन क्रिएट हो सकती है। तो हाई मिल्क यील्डिंग काऊ में एब्रप्ट सीजेशन एकदम बेकार तरीका है, लो मिल्क यील्डिंग काऊ में एब्रप्ट सीजेशन एक बेटर मेथड है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो एब्रप्ट सीजेशन करना है, मोस्ट सूटेबल है लो मिल्क यील्डिंग काऊ में। व्हाट इज द टिपिकल वैक्यूम इन मिलीमीटर, सॉरी mm ऑफ Hg कॉलम इन मिल्किंग मशीन बफेलो, बफेलो में वैक्यूम कितना काम में लेते हैं मशीन मिल्किंग के ड्यूरेशन में, ठीक है, तो 400 mm ऑफ Hg कॉलम, और काऊ में पूछा जाए तो 352 mm ऑफ Hg कॉलम। नेक्स्ट देखेंगे, विच इज नॉट ए रीजन वाई बफेलोज आर जनरली स्लो एंड हार्ड मिल्कर, कौन सा रीजन नहीं है, भाई हम लोग नॉर्मली बोलते हैं बफेलो एक स्लो मिल्कर है और एक हार्ड मिल्कर है, यानी कि बफेलो से मिल्किंग स्लो होती है और टाइम ज़्यादा लगता है, कौन सा रीजन सही नहीं है इसके लिए, तो बफेलो नैरोअर टीट कैनाल एंड लॉन्गर टीट, ये तो ठीक है भाई, टीट कैनाल नैरो होती है और टीट लॉन्गर होते हैं, तो एक तरीके से मिल्किंग में टाइम ज़्यादा लगेगा। स्पिंक्टर मसल जो है वो स्ट्रांग होती हैं, ये बात भी ठीक है। मिल्क जो होता है वो थिक होता है, तो एक तरीके से उसको बाहर आने में टाइम ज़्यादा लगेगा। इंट्रा मेमोरी प्रेशर जो है वो लो होता है, इंट्रा मेमोरी प्रेशर लो होगा तो एक तरीके से इजेक्शन स्लो होगा, तो यहाँ हाई दे रखा है तो आंसर ये हो गया, यही गलत सेंटेंस है इसमें। हार्ट ऑफ मशीन मिल्किंग किसे कहा जाता है, तो मशीन मिल्किंग का हार्ट बोलते हैं पल्सेटर को, ये हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोलोस्ट्रम इज फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट पूछ रहा है कोलोस्ट्रम से रिलेटेड। इट शुड बी फेड विद इन 15 to 30 मिनट्स ऑफ काविंग, यानी कि काविंग के 15 से 30 मिनट में कोलोस्ट्रम की फीडिंग करानी है, ये बात तो ठीक है। इट कंटेन्स लेस प्रोटीन एज कंपेयर टू रेगुलर मिल्क, ये गलत है भाई, हम लोग पढ़ते हैं कि होल मिल्क जो होता है केटल का, उसके कंपैरिजन में प्रोटीन कोलेस्ट्रम में 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा होती है, यानी कि कोलेस्ट्रम में प्रोटीन कंटेंट
होल मिल्क के कंपैरिजन में 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा होता है और विटामिन ए का कंटेंट 10 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया, फॉल्स हो गया। बाकी देखेंगे, कोलेस्ट्रम कंटेन हायर इम्यूनोग्लोबुलिन कंसंट्रेशन, ये बात तो ठीक है, और ये लग्जेटिव की तरह एक तरीके से काम आता है। लग्जेटिव यानी कि जो फीकल मैटर को बाहर करेंगे, ठीक है, ये तो ठीक है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है बी ऑप्शन, इट कंटेन लेस प्रोटीन देन रेगुलर मिल्क। फॉर ऑप्टिमल मिल्क प्रोडक्शन द रिकमेंडेड इंटर मिल्किंग इंटरवल इज, यानी कि दो कंजिक्यूटिव जो मिल्किंग है उनके बीच का इंटरवल अगर आपको मिल्क प्रोडक्शन ठीक रखना है तो कितना होना चाहिए, ऑन एन एवरेज 12 आवर होना चाहिए। यानी कि अगर आप सुबह 5 बजे मिल्किंग कर रहे हैं तो शाम को 5 बजे मिल्किंग करनी है और अगले दिन भी सुबह 5 बजे ही मिल्किंग करनी है। तो दो कंजिक्यूटिव जो मिल्किंग है उनके बीच का इंटरवल कितना होना चाहिए, 12 घंटे होना चाहिए। ये आंसर हो गया अपना। नेक्स्ट देखेंगे, विच हैंड मिल्किंग मेथड इज ऑफन यूज टू एक्सट्रैक्ट रेसिडुअल मिल्क आफ्टर मशीन मिल्किंग, यानी कि अडर के अंदर जो रिमेनिंग मिल्क है मिल्किंग के बाद जो बच रहा है जिसको रेसिडुअल मिल्क बोलते हैं, तो रेसिडुअल मिल्क को अगर हमें निकालना है तो कौन सा मेथड काम में लेते हैं, तो स्ट्रिपिंग काम में लेते हैं। कौन सा काम में लेते हैं भाई, स्ट्रिपिंग मेथड। नेक्स्ट देखेंगे, हाईएस्ट लैक्टेशन यील्ड इन इंडिजिनस काउ इज टिपिकली सीन ड्यूरिंग विच लैक्टेशन, यानी कि इंडिजिनस कैटल या जैबू कैटल में हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन कौन से लैक्टेशन में होता है, तो थर्ड लैक्टेशन में होता है, ठीक है। और अगर बफेलो में पूछे तो फोर्थ लैक्टेशन में होता है, और एक्जोटिक कैटल में फिफ्थ लैक्टेशन में होता है, ठीक है। इंडिजिनस कैटल में हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन थर्ड लैक्टेशन में होता है, उसके बाद डिक्लाइन करता है। बफेलो में फोर्थ लैक्टेशन में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद डिक्लाइन करता है, और एक्जोटिक कैटल में फिफ्थ लैक्टेशन में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद डिक्लाइन करता है। प्रेजेंस ऑफ विच इनहिबिटर इन कोलेस्ट्रम प्रिवेंट एंटीबॉडी डाइजेशन इन काफ्स गट, यानी कि काफ की इंटेस्टाइन में या काफ के डाइजेस्टिव ट्रैक में एंटीबॉडी के डाइजेशन को रोकने का काम कौन सा इनहिबिटर करता है। तो हम लोग जानते हैं कि रूमिनेंट के कोलेस्ट्रम में या कैटल बफेलो के कोलेस्ट्रम में ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है, और ट्रिप्सिन इनहिबिटर एक तरीके से क्या करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम को इनहिबिट करेगा, और ट्रिप्सिन का काम होता है एक्चुअली में प्रोटीन का डाइजेशन करना या एंटीबॉडी का डाइजेशन करना। एंटीबॉडी भी नेचर वाइज क्या है, प्रोटीन है। तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंटीबॉडी का डाइजेशन एक तरीके से होने नहीं देगा, तो एंटीबॉडी जब डाइजेस्ट नहीं होगी तो एज सच एब्जॉर्ब हो जाएगी, और एज सच एब्जॉर्ब होगी तो इम्यूनिटी देने का काम करेगी। तो आंसर है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, यानी कि कोलेस्ट्रम में ट्रिप्सिन इनहिबिटर का होना एक तरीके से काफ के लिए बहुत अच्छा है, तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मिल्किंग मशीन, कौन सा इसमें मिल्किंग मशीन का फंक्शन नहीं है। इट मसाज द टीथ टू प्रिवेंट द कंजेशन, ये सेंटेंस तो सही है भाई, टीथ की मसाज करता है, उससे कंजेशन नहीं होगा, यानी कि ब्लड कहीं भी एक तरीके से रुकेगा नहीं, एक्यूमुलेट नहीं होगा। कंटिन्यूअस मिल्क थ्रू द टीथ कैनाल विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम, वैक्यूम की हेल्प से टीथ कैनाल से मिल्क जो है वो उसका कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा, ये भी ठीक है। इट इंक्रीज टीथ स्पिंक्टर स्ट्रेंथ, ये सेंटेंस सही नहीं है, ये आंसर है भाई। मिल्किंग मशीन से जब भी, मिल्किंग मशीन के थ्रू जब भी हम मिल्किंग करेंगे तो वो टीथ स्पिंक्टर मसल को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएगी, क्योंकि अगर टीथ स्पिंक्टर मसल और भी स्ट्रॉन्ग हो गई तो मिल्क एक तरीके से बाहर आएगा ही नहीं, ठीक है। इट ओपन्स द टीथ कैनाल फॉर मिल्क रिलीज, ये सेंटेंस सही है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। फीडिंग कोलेस्ट्रम एट द टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर इंक्रीज द डाइजेस्टिबिलिटी फॉर द काफ, काफ को हम कोलेस्ट्रम किस टेम्परेचर पर पिलाएं कि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत बेटर हो, तो ये हमने पढ़ा है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस टेम्परेचर पर अगर हम कोलेस्ट्रम फीडिंग देंगे तो उससे कहीं ना कहीं डाइजेशन जो है कोलेस्ट्रम का वो ठीक होगा, किसमें, काफ के अंदर। मिल्किंग शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 to
7 minutes in cow primarily because of, ये कहना चाह रहा है कि कैटल बफेलो में, या सॉरी कैटल की अगर हम बात करें तो मिल्किंग उसमें 5 से 7 मिनट में हमें कर लेनी चाहिए। क्या रीजन है? रीजन है ऑक्सीटोसिन इफेक्ट इज शॉर्ट लिव्ड, यानी कि ऑक्सीटोसिन का जो एक तरीके से जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है या इफेक्टिव लेवल है वो हार्डली 6 to 8 मिनट ही रहता है, और उसके बाद ऑक्सीटोसिन जब बचेगा ही नहीं ब्लड में तो वो मिल्क लेट डाउन नहीं करा पाएगा, या वो मायोएपिथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन नहीं करा पाएगा और मिल्क लेट डाउन रुक जाएगा। तो ये हो गया बी आंसर इसका। नेक्स्ट, एट व्हाट स्टेज आफ्टर काविंग डज ए काउ जनरली रीच इट्स पीक मिल्क यील्ड, यानी कि काविंग के कितने दिन बाद काउ में मिल्क प्रोडक्शन हाईएस्ट हो जाता है, यानी कि पीक पर पहुंच जाता है? तो 6 to 8 वीक, या सीधे सीधे कहें तो 1.5 से 2 महीने बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मिनिमम हर्ड साइज रिकमेंडेड फॉर मशीन मिल्किंग। मशीन मिल्किंग के लिए मिनिमम हर्ड साइज कितनी होनी चाहिए? तो मशीन मिल्किंग के लिए मिनिमम हर्ड साइज होनी चाहिए 20 एनिमल्स, और 20 से ज़्यादा है तो अच्छा है। ठीक है, इसलिए जो लोग कॉमर्शियल डेयरी फार्म वगैरह चलाते हैं 100, 200, 500, 1000 गाय रखे हुए हैं, वहाँ मशीन मिल्किंग एक बेटर मेथड है, क्योंकि वहाँ हम लोग हैंड मिल्किंग से काम नहीं चला सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ टीट कैनाल पर टीट? टीट कैनाल का नंबर हाईएस्ट होगा पर टीट। ठीक है, तो टीट कैनाल का नंबर हाईएस्ट होता है पर टीट किसमें? पिच में। कितना होता है? 8 to 20 पर टीट। मेयर की बात करें तो पर टीट टीट कैनाल 2 हो गई, काऊ की बात करें तो 1 हो गई, और गॉट की बात करें तो 1। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये अपना आंसर हो गया। पर टीट टीट कैनाल जो है 8 to 20 होती हैं बीच में। इन इंडिया विच हैंड मिल्किंग मेथड आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय द फील्ड फार्मर्स डेस्पाइट ऑफ देयर ड्रॉबैक्स, यानी कि कितनी भी कमी होने के बावजूद भी, कितनी भी बुराई होने के बावजूद भी इंडियन फार्मर, या कितना भी खराब मेथड होने के बावजूद भी इंडियन फार्मर जिस मेथड को फील्ड में सबसे ज्यादा काम में ले रहे हैं हैंड मिल्किंग का मेथड, वो कौन सा है? ठीक है, तो इंडियन फार्मर्स जो है वो जनरली जो सबसे ज्यादा मेथड काम में ले रहे हैं वो है थंब इन, यानी कि नकलिंग मेथड। थंब इन, थंब को इन करेंगे और प्रेस करेंगे अगेंस्ट दी टीट। ठीक है, और वेट हैंड मिल्किंग करते हैं, यानी कि मिल्किंग के ड्यूरेशन में हाथ कैसे रहते हैं? गीले रहते हैं। ठीक है, तो ये इंडियन फार्मर्स के द्वारा ज़्यादा काम में लिया जा रहा है, बट ये एक तरीके से ठीक मेथड नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, द हार्मोन दैट कैन इमीडिएटली ब्लॉक मिल्क एजेक्शन व्हेन ए काउ इज फ्राइटन, यानी कि किसी भी कंडीशन में अगर कोई कैटल मिल्किंग ड्यूरेशन में डर जाए बहुत ज़्यादा, तो कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है मिल्क एजेक्शन को स्टॉप करने के लिए या मिल्क लेट डाउन को स्टॉप करने के लिए? हार्मोन है एपिनेफ्रिन। इसी एपिनेफ्रिन को पहले एड्रेनालिन भी बोलते थे। ठीक है, और जब भी फियर की कंडीशन होती है या फ्राइट कंडीशन होती है तो एपिनेफ्रिन सिक्रेट होता है, और एपिनेफ्रिन एड्रिनल मेडुला जो है वो सिक्रेट करती है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड जो जिसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, किडनी के ऊपर होती है, उसका फंक्शन है एपिनेफ्रिन सिक्रेट करना। और एपिनेफ्रिन वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता है, यानी कि ब्लड वेसल को क्या कर देगा? कॉन्स्ट्रिक्ट, और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो अडर को जो ऑक्सीटोसिन पहुंच रहा था वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से पहुंच ही नहीं पाएगा, और मिल्क लेट डाउन की प्रोसेस कहीं ना कहीं रुक जाएगी। इसलिए एपिनेफ्रिन को हम लोग मिल्क होल्डिंग अप हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, असर्शन रीजन है कोलेस्ट्रम फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड विद इन 15 to 30 मिनट्स ऑफ काविंग, यानी कि कोलेस्ट्रम की फीडिंग काविंग के 15 से 30 मिनट में शुरू कर देनी चाहिए। सेंटेंस तो सही है, इसका रीजन क्या दिया हुआ है? द परमिएबिलिटी ऑफ काफ इंटेस्टाइन फॉर एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेज रैपिडली आफ्टर द बर्थ, यानी कि बर्थ के तुरंत बाद इंटेस्टाइन की जो परमिएबिलिटी है एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन के लिए वो रैपिडली क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसलिए काफ को कोलेस्ट्रम फीडिंग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कराना है, क्योंकि अगर हम कोलेस्ट्रम फीडिंग
10 घंटे 12 घंटे बाद कराएंगे फर्स्ट फीडिंग ही, तो एंटीबॉडी के जो एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन की जो परमिएबिलिटी है वो बहुत काफ़ी हद तक क्या हो चुकी होगी, कम। इसलिए अगर इंटेस्टाइन की परमिएबिलिटी बेहतर रहे, एंटीबॉडी का एब्जॉर्प्शन ठीक से हो, इसलिए 15 टू 30 मिनट्स के बीच में अपने को क्या करनी है, फर्स्ट फीडिंग करनी है। तो बोथ असर्शन और रीजन जो है वो ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे असर्शन रीजन कोई क्वेश्चन है। पहला सेंटेंस है फर्स्ट ड्रॉन मिल्क शुड नॉट बी मिक्स विद रेस्ट ऑफ द मिल्क, यानी कि इनिशियली जो मिल्क, जो भी 4 टीट हैं, चारों टीट से इनिशियल में जो मिल्क ड्रॉ किया गया है उसे जो बाकी का पूरा मिल्क है उसके साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? बिकॉज इट हैज हाईएस्ट बैक्टीरियल काउंट, क्योंकि इसमें बैक्टीरियल काउंट जो है वो हाईएस्ट होता है। ये बात सही है। इनिशियल जो 4 मिल्क होता है चारों टीट का, उसमें बैक्टीरियल काउंट हाईएस्ट होता है या ज़्यादा होता है। तो अगर हम उसको बाकी मिल्क के साथ मिक्स करेंगे तो कहीं ना कहीं हम ओवरऑल कंटामिनेशन को बढ़ा रहे हैं, या उसमें एक तरीके से बैक्टीरियल काउंट को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो बोथ असर्शन और रीजन ट्रू है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, असर्शन का। नेक्स्ट देखेंगे पेयर्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन सी कैमल। या तो आप मेमोरी ग्लैंड कह दीजिए या टीट बोल दीजिए, ठीक है। अब कैमल में नंबर ऑफ टीट तो कितने होते हैं, 4 होते हैं, जैसे कैटल बफेलो में होते हैं। लेकिन इसमें नंबर नहीं पूछ रहा है, इसमें पेयर पूछ रहा है। भाई अगर आपसे नंबर पूछा जाता तो 4, और पेयर कितना हो जाएगा, 2। आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे फिर ए एंड आर क्वेश्चन है इनकम्प्लीट मिल्किंग इज द बेस्ट मेथड फॉर ड्राइंग ऑफ हाई मिल्क यील्डिंग काउ। हाई मिल्क यील्डिंग काउ में अगर काउ को ड्राई करना है तो सबसे बेहतरीन मेथड जो है वो है इनकम्प्लीट मिल्किंग। ये सेंटेंस एकदम सही है। अब रीजन क्या दिया हुआ है, इट एम्प्टिंग ग्रेजुअली स्मॉलर एंड स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द अडर स्प्रेड ओवर ए वीक। यानी कि जो इनकम्प्लीट मिल्किंग है वो अडर से ग्रेजुअली और स्लोली मिल्क जो एक तरीके से निकाला जा रहा है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम किया जा रहा है। तो अडर को ग्रेजुअली एम्प्टी कर रहा है ये मेथड। एक रीजन और दिया है कि अगर हमने सडन सीजेशन किया हाई मिल्क यील्डिंग काऊ में तो इससे अडर की स्वेलिंग हो सकती है और ये पेनफुल कंडीशन हो सकती है। तो असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अच्छा, इसको यहां तक भी स्टॉप किया जा सकता था, वो भी ठीक था। भाई इनकम्प्लीट मिल्किंग हाई मिल्क यील्डिंग काऊ में बेटर मेथड है, बेस्ट मेथड है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि ये अडर को ग्रेजुअली और स्लोली जो है वो एम्प्टी करता है। अगर हमने सडनली अडर को एक तरीके से एम्प्टी करने की कोशिश की हाई मिल्क यील्डिंग काऊ में, तो अडर में कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट होगा, अडर में स्वेलिंग आएगी और पेनफुल कंडीशन बनेगी। तो एब्रप्ट सीजेशन तो ठीक मेथड नहीं है। तो एक तरीके से जो बेटर मेथड है, बेस्ट मेथड है हाई मिल्क यील्डिंग काऊ में ड्राई करने के लिए, वो है इनकम्प्लीट मिल्किंग। आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे इन रूमिनेंट ट्रांसफर ऑफ एंटीबॉडी टू द काफ अकरिंग मेनली थ्रो। काफ में एंटीबॉडी का ट्रांसफर मेनली किससे होता है, कोलेस्ट्रम से होता है। भाई प्लेसेंटा से तो होता नहीं है, कोलेस्ट्रम से होता है मेनली। आइडियल ड्राई पीरियड कितना होना चाहिए डेयरी काऊ में, तो कितना होना चाहिए, 60 डेज, यानी कि 2 मंथ। Which method of drying off is preferred for cow already having mastitis? जिन काऊ में ऑलरेडी मेस्टाइटिस की कंडीशन है उनमें ड्राई करने के लिए प्रिफर्ड मेथड कौन सा होना चाहिए, तो इंटरमिटेंट मिल्किंग। कौन सा होना चाहिए, इंटरमिटेंट मिल्किंग। और एब्रप्ट सीजेशन, जो लो मिल्क यील्डिंग काऊ है उनमें बेटर मेथड है एब्रप्ट सीजेशन, और हाई मिल्क यील्डिंग जो काऊ है उनमें बेटर मेथड है इनकम्प्लीट, और जिनमें मेस्टाइटिस ऑलरेडी है उनमें बेटर मेथड है इंटरमिटेंट मिल्किंग। नेक्स्ट देखेंगे नंबर ऑफ टीट कैनाल पर टीट इन मेयर। तो नंबर ऑफ टीट कैनाल पर टीट मेयर में 100 के अंदर कितने होती हैं, 2 होती है।
कैमल में भी नंबर ऑफ टीट कैनाल पर टीट 2 ही होती हैं। कोलोस्ट्रम कंपोनेंट इज इसेंशियल फॉर पैसिव इम्यूनिटी। कोलोस्ट्रम का कौन सा कंपोनेंट है जो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है? तो इम्यूनिटी कौन देगा? एंटीबॉडी देगी, गामा ग्लोबुलिन। इसी को हम लोग बोल सकते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, इसी को बोल सकते हैं आईजी। ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन ए कंटेंट इन काउज कोलेस्ट्रम एज कंपेयर टू होल मिल्क ऑफ काउ। यानी कि विटामिन ए का कंटेंट होल मिल्क के कंपैरिजन में कितना होता है? 10 टाइम्स मोर होता है, यानी कि 10 गुना ज्यादा होता है। विच टूल इज नॉट कॉमनली एसोसिएटेड विद रूटीन ग्रूमिंग। यानी कि कौन सा टूल ऐसा है जो ग्रूमिंग में रूटीनली काम में नहीं लिया जाता है? डांडी ब्रश काम में लेते हैं, करी कॉम्ब लेते हैं, फ्लैनल क्लॉथ लेते हैं। आंसर हो जाएगा क्लीपर। इन विच एनिमल ग्रूमिंग इज मोस्ट इसेंशियल एंड फ्रिक्वेंटली परफॉर्म। यानी कि कौन सा एनिमल ऐसा है जिसमें ग्रूमिंग कॉमनली यूज में ली जाती है या कॉमनली ग्रूमिंग की जाती है? तो कौन सा है? हॉर्स है। और हमने डिस्कस किया था, या तो हम ग्रूमिंग हॉर्स में करते हैं रूटीन बेसिस पर, या फिर कैटल बफेलो में करते हैं जो शो एनिमल हैं जिनको हम शो वगैरह में काम में लेते हैं, और या फिर पेट एनिमल में डॉग कैट में ग्रूमिंग की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ ग्रूमिंग इन हॉर्स। हॉर्स में ग्रूमिंग की डायरेक्शन को कौन सा ऑर्डर जो है वो एक तरीके से बेटर तरीके से दिखा रहा है? ठीक है, इसमें एक ऑप्शन जो है वो कम दे रखा है, मैं यहाँ कोई भी ऑप्शन और लिख देता हूं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि ग्रूमिंग किस डायरेक्शन में करते हैं। तो ग्रूमिंग जो की जाती है वो की जाती है नेक टू हाइंड क्वार्टर, यानी कि इस तरीके से नेक, नेक से फिर शोल्डर, शोल्डर के बाद बैरल, बैरल के बाद हाइंड क्वार्टर, ठीक है, और फिर टेल। इस तरीके से ग्रूमिंग की डायरेक्शन जाती है। तो आंसर हो जाएगा नेक टू हाइंड क्वार्टर, सी ऑप्शन। विच बेडिंग मटेरियल इज नॉट रिकमेंडेड फॉर यंग काफ ड्यूरिंग विंटर। विंटर सीजन में कौन सा बेडिंग मटेरियल काफ में काम में नहीं लेना चाहिए? वीट भूसा यानी कि वीट स्ट्रो तो काम में लेते हैं, शुगर कैन बेगा से भी काम में लेते हैं, चॉप्ड ग्रास भी काम में लेते हैं। सैंड काम में नहीं लेनी है। अगर सर्दियों में बछड़े के बॉडी के नीचे आपने मिट्टी बिछाई तो मिट्टी तो वैसे ही बहुत ठंडी हो जाती है, ठीक है ना, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, एक्स्ट्रा टीट जो होते हैं जिनको सुपर न्यूमरेरी टीट भी बोलते हैं फीमेल एनिमल में। सुपर न्यूमरेरी या एक्स्ट्रा टीट का मतलब हो गया, जैसे नॉर्मल फीमेल काफ में 4 टीट होते हैं टोटल, अगर टीट का नंबर 4 से ज्यादा है तो उनको बोलते हैं सुपर न्यूमरेरी टीट। क्या बोलते हैं? सुपर न्यूमरेरी टीट या एक्स्ट्रा टीट। पूछा गया है कि फीमेल काफ में कौन सी एज में ये जो एक्स्ट्रा टीट है इनको रिमूव किया जाता है? तो बिफोर 6 मंथ ऑफ एज, 6 महीने की एज से कम एज पर जो है रिमूव करेंगे। ठीक है, जीसी बनर्जी में ये डाटा 1 से 2 महीने दे रखा है कि 1 से 2 महीने की बीच की एज पर करते हैं, लेकिन थॉमस शास्त्री सर की बुक जो है, जो अभी ज़्यादा एक तरीके से हम प्रिफर करते हैं उसको, क्योंकि वो अपग्रेड बुक है या अपडेटेड बुक है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 6 मंथ की एज से कम एज पर टीट को क्या किया जाएगा? एक्स्ट्रा टीट को रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फॉर प्रॉपर ग्रूमिंग इन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में प्रॉपर ग्रूमिंग के लिए ब्रश शुड बी हेल्ड इन विच हैंड, यानी कि ब्रश को किस हाथ में पकड़ना है? तो लेफ्ट साइड में ग्रूमिंग कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड से ब्रश को होल्ड करना है, और राइट साइड में अगर ग्रूमिंग कर रहे हैं तो राइट हैंड से होल्ड करना है। तो इसमें पूछा गया है कि प्रॉपर ग्रूमिंग कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट हैंड से ही ब्रश को क्या करेंगे? होल्ड करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, ए एंड आर का क्वेश्चन है। वर्क बुलक जो हैं, यानी कि जिनको हम एक तरीके से ड्रॉट पर्पज के काम में लेते हैं, नीड ग्रूमिंग बिफोर एंड आफ्टर परफॉर्मिंग वर्क, यानी कि काम पर जाने से पहले और काम से लौटकर आने के बाद दोनों बार ग्रूमिंग की जानी चाहिए या करते हैं। किसकी? बुलक्स की, जो वर्किंग है। रीजन देखिए क्यों की जाती है? इट कीप्स देम एक्टिव एंड मसाजिंग विल परमिट देम
टू रिकवर फास्ट फ्रॉम टायर्डनेस एंड फटिग। यानी कि काम पे लेकर जाने से पहले अगर ग्रूमिंग कर रहे हैं तो वो ग्रूमिंग तो बुल को क्या रखेगी, बुलक को क्या रखेगी, एक्टिव रखेगी। और काम से वापस लाने के बाद जो ग्रूमिंग कर रहे हैं वो एक तरीके से फटिग या टायर्डनेस से क्या देगी, एक तरीके से राहत देने का काम करेगी, यानी कि थकान को मिटाने का काम करेगी। तो असर्शन और रीजन बोथ जो है वो करेक्ट है, और असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है जो रीजन दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। मिल्क लेट डाउन इज न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स इनिशिएटेड बाय नर्व इम्पल्स। और नर्व इम्पल्स कहां से क्रिएट होगी, फ्रॉम सकलिंग और टीट मसाज। ये सेंटेंस तो सही है, यानी कि मिल्क लेट डाउन एक न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है जिसकी स्टार्टिंग जो है वो एक तरीके से नर्व इम्पल्स से होती है। और वो नर्व इम्पल्स कहां से क्रिएट हो रही है, या तो काफ सकलिंग कर रहा है, या जो भी मिलकर है वो टीट की क्या कर रहा है, मसाज। तो सही है। पूछा गया है कि विच एंडोक्राइन ग्लैंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। तो एंडोक्राइन ग्लैंड पूछी है जो इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मिल्क लेट डाउन के लिए। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिंथेसिस तो होती है हाइपोथैलेमस में, और टेम्परेरी स्टोरेज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, रिलीज भी कहां से होता है, सिक्रेट भी कहां से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। हाइपोथैलेमस तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, आंसर क्या जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्टिमुलेट द क्यूटेनियस ब्लड एंड लिम्फेटिक सर्कुलेशन। स्किन में ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फ के सर्कुलेशन को एक तरीके से स्टिमुलेट करने का काम कौन सी प्रोसेस करती है, तो कौन सी प्रोसेस करती है, ग्रूमिंग करती है भाई। नेक्स्ट देखेंगे। ड्यूरिंग विंटर सीजन, सर्दियों में थिकनेस ऑफ बेडिंग शुड बी ब्लैंक सेंटीमीटर इन यंग काफ, लैम्ब और फैरोइंग पेन। यानी कि विंटर सीजन में जो एक तरीके से काफ के पेन वगैरह में हम लोग जो बेडिंग मटेरियल बिछाते हैं उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, तो उसकी थिकनेस होनी चाहिए 10 to 15 सेंटीमीटर। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे। काउज आर रेगुलरली ग्रूम्ड टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ मिल्क बाय डस्ट। यानी कि डस्ट से मिल्क में कंटामिनेशन ना हो, इसके लिए काऊ में जनरली मिल्किंग कब करनी चाहिए, बिफोर दी मिल्किंग। मिल्किंग करने से पहले ग्रूमिंग करेंगे तो डस्ट वगैरह हट जाएगी, तो वो डस्ट से मिल्क के अंदर कंटामिनेशन नहीं होगा। तो बिफोर मिल्किंग ग्रूमिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। विच इंस्ट्रूमेंट इज सुटेबल फॉर रिमूविंग हार्ड और ब्रिटल हॉर्न ऑफ ए मैच्योर कैटल। मैच्योर कैटल में हार्ड या ब्रिटल हॉर्न जो हैं उनको अगर रिमूव करना है तो कौन सा बेटर मेथड है, तो कौन सा है बेटर मेथड, सॉ। और अगर यंग कैटल है, यंग कैटल में अगर हॉर्न को रिमूव करना है तो बेटर मेथड है क्लीपर। क्योंकि यंग हॉर्न, जो यंग कैटल हैं उनमें हॉर्न हार्ड नहीं होंगे, ब्रिटल नहीं होंगे, तो उनमें इजीली हटाए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बेस्ट एंड कॉमनली यूज मेथड ऑफ कैस्ट्रेशन इन मेल रूमिनेंट। मेल रूमिनेंट में जो बेस्ट मेथड है या कॉमनली यूज मेथड है वो है बॉडीजो कैस्ट्रेटर। Method of castration used in ruminants in disease condition like scrotal hernia, hydrocele and testicular neoplasm। यानी कि मेल रूमिनेंट में कैस्ट्रेशन का मेथड डिजीज कंडीशन में कौन सा ज्यादा सूटेबल है, तो डिजीज कंडीशन या तो टेस्टिकुलर नियोप्लाज्म हो सकता है, हाइड्रोसील कंडीशन हो सकती है, स्क्रोटल हर्निया हो सकता है। इन कंडीशन में कैस्ट्रेशन के लिए बेटर मेथड कौन सा है, तो ओपन मेथड है। और नॉर्मली पूछा जाए रूमिनेंट में कैस्ट्रेशन का बेटर मेथड कौन सा है, तब बॉडीजो कैस्ट्रेटर है। ठीक है। बिफोर मेजरिंग द बॉडी वेट एनिमल विदहोल्ड फीड फॉर। यानी कि बॉडी वेट को मेजर करने से पहले हमें एनिमल को भोजन देना बंद करना है। कितने देर पहले से बंद करना है, तो 24 आवर, 24 घंटे पहले। तो फीड को तो विदहोल्ड करना है 24 आवर बिफोर, यानी कि वेट को मेजर करने से 24 आवर पहले से फीडिंग नहीं देनी है। और वाटरिंग अगर पूछे, वाटर को विदहोल्ड करना है 6 to 8 आवर, यानी कि वेट मेजर करने से
6 से 8 घंटे पहले से पानी देना बंद कर देना है। अभी पानी देना, पानी पिलाना बंद कर दिया एनिमल को, उसके 8 घंटे बाद, उसके 6 घंटे बाद हम वेट मेजर करेंगे। अभी भोजन खिलाना बंद कर दिया, उसके 24 घंटे बाद वेट को मेजर करना है। ये कहानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मूला टू डिटरमाइन वेट ऑफ कैटल बफेलो। कैटल बफेलो में जो मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मूला है वो है शेफर्स फार्मूला, और फार्मूला हम लोग जानते हैं LG² डिवाइड करते हैं किससे, 300 से, और जो एक तरीके से वजन आएगा वो किस में आता है, पाउंड में आता है। वेट जो आता है वो पाउंड में आता है। ये लेंथ है शोल्डर से पिन बोन के बीच की लेंथ है इंच में, और ये हर्ट गर्थ है, चेस्ट की सरकमफेरेंस है, ये भी इंच में है। नेक्स्ट देखेंगे, पर डे ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट फॉर कैमल। कैमल के लिए पर डे ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, 18 to 36 लीटर, ये है कैमल के लिए। ये ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट है पिग के लिए पर डे। ये ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट है काऊ और बफेलो के लिए पर डे। ये ड्रिंकिंग वाटर रिक्वायरमेंट है सीप और गोट के लिए पर डे। अगर विंटर सीजन है तो 5 लीटर पर डे, और समर सीजन है तो 10 लीटर पर डे, ठीक है। आंसर हो जाएगा अपना बी ऑप्शन कैमल में। वाटर इनटेक पर केजी ड्राई मैटर इनटेक इज हाईएस्ट इन, मतलब पर केजी ड्राई मैटर इनटेक पर वाटर इनटेक हाईएस्ट किस में होगा, तो काफ में होता है 6 to 7 लीटर। 6 to 7 लीटर वाटर इनटेक होगा पर केजी ड्राई मैटर इनटेक पर, ये है। और काऊ के अंदर और सीप के अंदर ये कितना होता है, 4 लीटर होता है, 4 लीटर पर केजी ड्राई मैटर इनटेक। और हॉर्स में ये कितना होता है, 3 लीटर पर केजी ड्राई मैटर इनटेक, ठीक है। तो आंसर अपना हो जाएगा काफ। आंसर क्या हो जाएगा, काफ आंसर हो जाएगा। भाई काऊ में और सीप में तो 4 लीटर होता है पर केजी ड्राई मैटर इनटेक पर, और हॉर्स और पिग में कितना होता है, 3 लीटर पर केजी ड्राई मैटर इनटेक। नेक्स्ट देखेंगे, विच मेथड ऑफ मिल्किंग शुड बी यूज्ड फॉर द काऊ विद स्मॉल टीट। स्मॉल टीट जिन कैटल में है उनमें मिल्किंग के लिए बेटर मेथड कौन सा है, तो स्ट्रिपिंग है। और लॉन्ग टीट वाली जो कैटल हैं उनमें बेटर मेथड कौन सा है, फुल एंड मेथड है। ब्रीड शोइंग यूनिक मिल्किंग बिहेवियर in which farmers take animals to the customer's door and supply milk as per requirement। यानी कि एक ब्रीड है जिसमें मिल्किंग बिहेवियर बहुत यूनिक होता है, जिसमें फार्मर उस एनिमल को लेकर जाता है कस्टमर के डोर पर और वहीं मिल्किंग करके उसको मिल्क दे देता है। यानी कि ये एक्चुअली में कहानी क्या है, ये पूछना चाह रहा है कि डोर टू डोर मिल्किंग किस में होती है। डोर टू डोर मिल्किंग या मल्टीपल मिल्क लेट डाउन देखने को मिलता है किसमें, पंडरपुरी बफेलो में। ये क्या है, बफेलो ब्रीड है, पंडरपुरी बफेलो में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, A&R का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन। बेडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर काफ ड्यूरिंग विंटर सीजन। विंटर सीजन में बेडिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है, भाई बेडिंग मटेरियल नीचे बिछाएंगे, ठीक है। इट प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कीप देम कंफर्टेबल एंड ड्राई। ये बात तो सही है, तो असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट देखेंगे, काउज आर जनरली मिल्क फ्रॉम विच साइड। तो कैटल बफेलो में मिल्किंग किस साइड से करनी चाहिए, लेफ्ट साइड से करनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑप्टिमम एज फॉर डिसबर्डिंग और डीबर्डिंग काफ टू प्रिवेंट हॉर्न ग्रोथ एंड रिड्यूस इंजरी। ठीक है, तो काफ में ऑप्टिमम एज क्या होनी चाहिए डीबर्डिंग या डिसबर्डिंग की, 4 to 10 डेज ऑफ एज। इलास्ट्रेटर और रबर रिंग मेथड ऑफ डी हॉर्निंग इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर रिमूविंग द हॉर्न ऑफ वाट साइज। यानी कि अगर हम इलास्ट्रेटर मेथड काम में ले रहे हैं डी हॉर्निंग के लिए, हॉर्न को रिमूव करने के लिए, तो हॉर्न की साइज क्या होनी चाहिए जिसमें हम काम में ले सकें। तो हॉर्न की साइज होनी चाहिए कितनी, 5 से 10 सेंटीमीटर। उस साइज के जब हॉर्न है तो उसमें रबर रिंग मेथड काम में ले सकते हैं, लेकिन ये पेनफुल मेथड है, कॉमनली यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, बडीजो कैस्ट्रेटर शुड बी क्लैम्प्ड एट स्पर्मेटिक कॉर्ड अबाउट 3 to 5 सेंटीमीटर अबव द टेस्टिकल। टेस्टिकल से कितने ऊपर अपने को स्पर्मेटिक कॉर्ड पर बडीजो कैस्ट्रेटर को प्लेस करना है और स्पर्मेटिक कॉर्ड को क्रश करना है। तो ये हमने देखा है कि एक
स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है उसको बड़ी जो कैस्टेटर से 2 बार क्रश करना चाहिए। फील्ड में कितनी बार कर रहे हैं उससे हमें लेना देना नहीं है, हम बात कर रहे हैं क्या होना चाहिए। ठीक है, तो टेस्टिकल से 3 से 5 सेंटीमीटर ऊपर जो है उसको प्लेस करेंगे, क्रश करेंगे। फिर बड़ी जो कैस्टेटर को थोड़ा नीचे खिसका लेंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर नीचे खिसका के फिर दोबारा से क्रश करेंगे, यानी कि एक स्पर्मेटिक कॉर्ड को 2 बार क्रश किया जा रहा है और इसी को रिपीट करेंगे दूसरे स्पर्मेटिक कॉर्ड पर। तो ये हो गया 3 to 5 सेंटीमीटर अबव दी टेस्टिकल। नेक्स्ट देखेंगे, फॉर मेजरिंग बॉडी वेट इन एडल्ट कैटल विच फॉर्मूला प्रोवाइड ए क्विक एस्टिमेट इन पाउंड्स, यानी कि वेट मेजर करने के लिए पाउंड्स में कौन सा फॉर्मूला है जो काम में लिया जाता है। तो देखिए मिनेसोटा फॉर्मूला वेट को कैलकुलेट करता है केजी में, अग्रवाल्स मॉडिफाइड सेफर्स फॉर्मूला सीर में वेट को कैलकुलेट करता है, और पाउंड में या एलबीएस में वेट कैलकुलेट करने के लिए काम में लिया जाता है कौन सा, सेफर्स फॉर्मूला। तो आंसर हो जाएगा सेफर्स फॉर्मूला। नेक्स्ट देखेंगे, मेल काफ्स आर कैस्ट्रेटेड एट द एज ऑफ, यानी कि मेल काफ जो है उनमें कैस्ट्रेशन किस एज पर होना चाहिए। तो थॉमस शास्त्री सर की बुक के अकॉर्डिंग 1 ईयर ऑफ एज पर कैस्ट्रेशन करना चाहिए। ठीक है, जीसी बनर्जी में ये डाटा 8 to 10 वीक दे रखा है, यानी कि 8 से 10 सप्ताह दे रखा है, लेकिन वो आउटडेटेड हो चुकी हैं चीजें, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, लॉफिंग एरिया फॉर ए ब्रीडिंग बुल, यानी कि ब्रीडिंग बुल के लिए एक तरीके से घूमने फिरने के लिए, कंफर्टेबली रेस्ट करने के लिए जो लॉफिंग एरिया वो कितना होना चाहिए, 120 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, नेवल कॉर्ड ऑफ न्यूबॉर्न काफ शुड बी कट 3.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द बॉडी, ये हमने डिस्कस किया था, ये माना काफ की बॉडी है, ठीक है, और ये है नेवल कॉर्ड या अम्बिलिकल कॉर्ड जो भी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने बॉडी से कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कट करेंगे इसको। तो पहला तो हमने एक तरीके से पढ़ा था कि 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर तो इसको लाइगेट करते हैं, बांधते हैं, और उससे 1 सेंटीमीटर नीचे जो है वो क्या करते हैं, कट करते हैं। तो काफ की बॉडी से डिस्टेंस कितनी हो गई, 2.5 सेंटीमीटर तो लाइगेशन की हो गई, और जहां लाइगेट किया उससे 1 सेंटीमीटर नीचे कट करते हैं, तो ये हो जाएगा आंसर 3.5 सेंटीमीटर। वाई मॉडरेट एक्सरसाइज ऑफ काउ कंसिडर्ड बेनिफिशियल फॉर डेयरी मैनेजमेंट, यानी कि मॉडरेट एक्सरसाइज जो है वो काउ के लिए बेनिफिशियल होती है, क्योंकि मॉडरेट एक्सरसाइज कहीं ना कहीं मिल्क प्रोडक्शन को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट देखेंगे, 1 टीजर बुल कैन सर्व अबाउट 50 ब्रीडेबल काउ, यानी कि 50 अगर ब्रीडेबल काउ हैं तो उनमें हीट डिटेक्शन करने के लिए हमारे पास 1 टीजर बुल जो है वो सफिशियंट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज इंफॉर्मेटिक्स, जिसको निवेदी बोलते हैं, कहाँ सिचुएटेड है, इज सिचुएटेड एट, ठीक है, तो निवेदी जो इंस्टीट्यूट है येलाहंका बेंगलुरु में है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज इंफॉर्मेटिक्स। स्टेटमेंट है, इन क्लोज्ड या बड़ी जो कैस्ट्रेटर से जो एक तरीके से कैस्ट्रेशन किया जाता है उसको क्लोज मेथड भी कह सकते हैं और बाय यूज ऑफ बड़ी जो कैस्ट्रेटर भी कह सकते हैं। इन क्लोज्ड मेथड ऑफ कैस्ट्रेशन द प्रोसीजर इज ब्लडलेस एंड इन्वॉल्व्स क्लैंपिंग अबव द टेस्टिकल। ये कहानी तो सही है, बड़ी जो कैस्ट्रेटर से जब कैस्ट्रेशन किया जाता है तो ब्लडलेस मेथड है, उसमें कोई हम इंसिजन नहीं दे रहे हैं तो ब्लीडिंग भी नहीं होगी, और बड़ी जो कैस्ट्रेटर को प्लेस किया जाता है स्पर्मेटिक कॉर्ड के ऊपर 3 to 5 सेंटीमीटर अबव दी टेस्टिकल। ठीक है, अब पूछा गया है कि इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, यानी कि इस बड़ी जो कैस्ट्रेटर को हम 3 to 5 सेंटीमीटर जस्ट अबव दी एक तरीके से टेस्टिकल हम काम ले रहे हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड को क्रश करने के लिए, तो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो क्लैंप जो है वो क्रश करता है स्पर्मेटिक कॉर्ड को और स्टॉप करेगा कहीं ना कहीं ब्लड सप्लाई को एंड फंक्शन को। ये एक तरीके से करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। भाई बड़ी जो कैस्ट्रेटर का फंक्शन ही क्या है, स्पर्मेटिक कॉर्ड को क्रश करना, स्पर्मेटिक कॉर्ड से गुजर रही है
टेस्टिकुलर आर्टरी, और टेस्टिकुलर आर्टरी ब्लड लेकर जा रही है किसके लिए, टेस्टिस के लिए। अब जब टेस्टिकुलर आर्टरी क्रश हो गई तो ब्लड सप्लाई क्या हो गई, बंद, और ब्लड सप्लाई बंद हो गई तो स्पर्मेटोजेनेसिस भी बंद हो जाएगी और टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी एक तरीके से क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर कहाँ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर एज वेल एज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा में है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ए एंड आर का क्वेश्चन है, वीनिंग इन बफेलो एंड बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस ब्रीड, बॉस इंडिकस ब्रीड किसको बोलेंगे, बॉस इंडिकस किसको बोलेंगे, जेबू कैटल को, यानी कि जो हमारी देसी गाय हैं। तो बफेलो में और देसी जो कैटल हैं उनमें वीनिंग इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू बॉस टॉरस। एक्जोटिक कैटल के कंपैरिजन में वीनिंग हार्ड होती है किसमें, बफेलो में और देसी गाय में। ठीक है, क्या रीजन दिया हुआ है, मैटरनल इंस्टिंक्ट या मैटरनल बिहेवियर इज जनरली स्ट्रोंगर इन बॉस टॉरस। तो गलत है भाई, मैटरनल बिहेवियर या मैटरनल इंस्टिंक्ट ज्यादा होगा तभी तो वीनिंग डिफिकल्ट होगी। तो मैटरनल बिहेवियर सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें होता है, बफेलो में, उससे कम होता है जेबू कैटल में, और सबसे कम होता है किसमें, एक्जोटिक कैटल में। तो ये तो सेंटेंस ही क्या हो गया, गलत हो गया, ये सेंटेंस सही है। ठीक है, तो असर्शन तो ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स है। रीजन इसका क्या होना चाहिए था, वीनिंग इन बफेलो एंड बॉस इंडिकस ब्रीड इज मोर डिफिकल्ट एज कंपेयर टू बॉस टॉरस। और रीजन क्या होना चाहिए था, बिकॉज मैटरनल इंस्टिंक्ट इज जनरली स्ट्रोंगर इन बफेलो एंड बॉस इंडिकस, ये रीजन होना चाहिए था। ए आर क्वेश्चन है, विंटर इज प्रिफर्ड सीजन फॉर रूटीन कैस्ट्रेशन इन फार्म एनिमल, फार्म एनिमल में विंटर सीजन प्रेफर करना चाहिए कैस्ट्रेशन के लिए, ये बात एकदम ठीक है। इन्फेक्शन रिस्क इज हायर ड्यूरिंग विंटर सीजन ड्यू टू इंक्रीज फ्लाई एक्टिविटी, मक्खियों की एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से विंटर सीजन को प्रेफर किया जाता है। मक्खियों की एक्टिविटी ज्यादा नहीं हो इसलिए प्रेफर किया जाता है। मक्खियों की फ्लाई की एक्टिविटी ज्यादा किस में होती है, मानसून सीजन में, रेनी सीजन में। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, ये सेंटेंस ही गलत हो गया। इन्फेक्शन की रिस्क जो है वो हायर होगी किस में, रेनी सीजन में। रेनी सीजन में हायर क्यों होगी, क्योंकि फ्लाई एक्टिविटी ज्यादा होती है, मक्खी ज्यादा होती है। ठीक है, तो असर्शन तो ठीक है और रीजन क्या है, फॉल्स। ठीक है, तो असर्शन ठीक हो गया, रीजन फॉल्स हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेटमेंट है, सीरस कॉर्ड यानी कि जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड का, इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ कैस्ट्रेशन एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनिज्म। तो देखिए ये कॉम्प्लिकेशन तो सीरस कॉर्ड की जो कॉम्प्लिकेशन है कैस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ये हॉर्स में भी देखने को मिल सकती है, ये कैटल में भी देखने को मिल सकती है और ये पिग में भी देखने को मिल सकती है। क्रोनिक इन्फ्लामेशन होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड का, और ये जो सीरस कॉर्ड की प्रॉब्लम है इसमें जो मेनली ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और इसी इन्फेक्शन को हम बोट्रायोमाइकोसिस भी कहते हैं, बोट्रायोमाइकोसिस भी कहते हैं। बोट्रायोमाइकोसिस के लिए भी मेनली कौन रेस्पॉन्सिबल है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ही रेस्पॉन्सिबल है। तो ये कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वीनिंग इन बफेलोज एंड इन बॉस इंडिकस ब्रीड मे कॉज, यानी कि एक तरीके से बफेलो में और जो देसी गाय हैं उनमें वीनिंग की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो जब मैटरनल बिहेवियर ज़्यादा होगा और बच्चे को हम सेपरेट करेंगे मदर से, तो एक तो मिल्क प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन कर सकता है, रिड्यूस हो सकता है, एक एनिमल जल्दी ड्राई हो सकता है, और टेम्परामेंटल इशू रहेंगे, यानी कि एक तरीके से साइकोलॉजिकल या टेम्परामेंटल इशू, एग्रेसिव बिहेवियर वगैरह और इरिटेशन वगैरह ये सब होंगी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दी अबव। ये सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं, और इन सभी समस्याओं को अगर अपने को रोकना है तो फिर हमें ब्लाइंड फोल्ड टेक्निक काम में लेनी चाहिए, यानी कि जब बच्चा पैदा हो तब कुछ समय के लिए बच्चे को माँ को दिखाओ ही मत आप। तो जब माँ बच्चे को देखेगी नहीं तो उसको बहुत ज़्यादा उससे अटैचमेंट भी नहीं होगा। वीनिंग एज काफ में क्या होनी चाहिए, 90 डेज की एज पर, यानी कि 3 मंथ की एज पर वीनिंग करते हैं काफ में। विच मेथड प्रोवाइड द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ ए लार्ज एनिमल्स बॉडी वेट,
लार्ज एनिमल में बॉडी वेट का एक्यूरेट मेजरमेंट, पहली बात तो एक्यूरेट मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से होगा, फॉर्मूले की हेल्प से एक रफ एस्टिमेट आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। तो फॉर्मूला जो भी है वो तो कैंसिल ही हो गया, ये फॉर्मूला कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। स्प्रिंग बैलेंस से हम लार्ज एनिमल का वेट एक तरीके से मेजर कर ही नहीं सकते भाई, बफेलो को आप ऐसे थोड़ी लटका सकते हो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा क्या, वेइंग ब्रिज, लार्ज एनिमल में वेइंग ब्रिज। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन यूजिंग सेफर्स फॉर्मूला फॉर लाइव वेट एस्टिमेशन व्हाट इज मेजर लिमिटेशन। सेफर्स फॉर्मूला से जब हम बॉडी वेट कैलकुलेट करते हैं तो लिमिटेशन क्या है, उसकी कमी क्या है। जो बहुत ही यंग एनिमल हैं या बहुत ही हैवी एनिमल हैं उनका वेट कम आता है इससे, यानी कि अंडर एस्टिमेट करता है, इट अंडर एस्टिमेट द वेट ऑफ वेरी यंग एंड वेरी हैवी एनिमल, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, इन लूज हाउसिंग सिस्टम द प्रिफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ एनिमल हाउस फॉर मिनिमम या फॉर मिनिमाइजिंग द हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस को मिनिमाइज करने के लिए लॉन्ग एक्सिस की, हाउस के लॉन्ग एक्सिस की ओरिएंटेशन किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो ये हमने डिस्कस किया था, ईस्ट वेस्ट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आईसीआर हैंडबुक, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट अगर सनलाइट आएगी तो कहीं ना कहीं समर सीजन में हीट स्ट्रेस की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। ओपन ड्रेन इन एनिमल शेल्टर आर डिस्करेज मेनली बिकॉज ऑफ, यानी कि एनिमल शेल्टर में जो ड्रेनेज चैनल है या नाली है जिससे एक तरीके से जो भी कचरा या वेस्ट मटेरियल जा रहा है उसको खुला नहीं छोड़ना है, उसको डिस्करेज किया जाता है। तो कैसा रखना है, उसको बंद रखना है। क्योंकि अगर हम ड्रेनेज चैनल को यानी कि नाली को अगर हम खुला रखेंगे तो इससे क्या समस्या हो सकती है, इट एनकरेज द ब्रीडिंग ऑफ इंसेक्ट एंड फ्लाइज, इंसेक्ट और फ्लाइज की ब्रीडिंग ज्यादा होगी, इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कंटामिनेशन का खतरा ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट, फॉर ए प्रेग्नेंट काउ इन लूज हाउसिंग सिस्टम मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ कवर एरिया पर एनिमल। कवर्ड एरिया मिनिमम कितना होना चाहिए प्रेग्नेंट कैटल के लिए, तो कवर्ड एरिया होना चाहिए 12 मीटर स्क्वायर प्रेग्नेंट के लिए। द रिकमेंडेड ग्रेडियंट फॉर एनिमल शेल्टर फ्लोर टू एंश्योर ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज के लिए जो एनिमल शेल्टर है उसका जो फ्लोर है उसमें क्या ग्रेडियंट रखना है, 1:40, यानी कि 40 अगर लेंथ है, 40 यूनिट अगर लेंथ है तो उस पर स्लोप हमें रखना है 1 यूनिट, यानी कि प्रत्येक 40 यूनिट की लंबाई पर 1 यूनिट हमें क्या देना है, स्लोप देना है प्रॉपर ड्रेनेज के लिए, ठीक है। और जीसी बनर्जी सर की बुक में ये दिया हुआ है कि 1 इंच का स्लोप देना है पर 10 फीट की हाइट पर, ठीक है ना, या सॉरी लेंथ पर, हाइट नहीं लेंथ, ठीक है। तो जो ये तो है अकॉर्डिंग टू जीसी बनर्जी सर, जीसी बनर्जी सर की जो बुक आती है उसके अकॉर्डिंग है कि पर 10 फीट जो लेंथ है फ्लोर की उस पर 1 इंच की अपने को स्लोप देनी है। और आईसीआर हैंडबुक का डाटा क्या कहता है, आईसीआर हैंडबुक का डाटा ये कहता है कि अपने को जो स्लोप देनी है प्रत्येक 40 यूनिट की लेंथ पर, 40 यूनिट की लेंथ पर 1 यूनिट स्लोप देनी है, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, विच एनिमल हैज हाईएस्ट डेली डंग प्रोडक्शन, यानी कि गोबर का जो प्रोडक्शन है वो कौन से एनिमल में हाईएस्ट होता है, ठीक है। सीप में पर डे हो रहा है 1.75 kg पर डे, पिग में ऑन एन एवरेज हो रहा है 4 kg पर डे, बफेलो में ऑन एन एवरेज हो रहा है 32.5 kg पर डे, और काऊ में ऑन एन एवरेज हो रहा है 24 kg पर डे। तो अब हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट किस में है, बफेलो में है, ये आंसर हो गया अपना बफेलो, हाईएस्ट जो है डंग प्रोडक्शन पर डे। नेक्स्ट देखेंगे, इन एनिमल शेल्टर फॉर प्रॉपर ड्रेनेज शेप ऑफ द ड्रेनेज चैनल, ड्रेनेज चैनल की शेप कैसी होनी चाहिए, नाली की शेप ऐसी होनी चाहिए, यू शेप की होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, द वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाटर डेप्रीविएशन इन कैटल, यानी कि अगर पानी की बॉडी में कमी होती है तो सबसे खतरनाक स्थिति क्या हो सकती है, सबसे खराब से खराब स्थिति क्या हो सकती है, डेथ होगी आफ्टर 7 to 10% ऑफ बॉडी वाटर लॉस, यानी कि अगर
वाटर लॉस हो रहा है बॉडी से, और अगर 7 से 10% या उससे भी ज़्यादा वाटर लॉस हो जाता है तो डेथ हो सकती है एनिमल की। ये वर्स्ट कंडीशन है। नेक्स्ट देखेंगे, रेशियो ऑफ ओपन टू कवर्ड एरिया। ओपन एरिया और कवर्ड एरिया का रेशियो पूछ रहा है किसमें, लूज हाउसिंग सिस्टम में। तो रेशियो क्या होना चाहिए, 2:1 होना चाहिए। पहले ओपन पूछा है तो 2:1। नेक्स्ट देखेंगे, कन्वेंशनल बार्न या स्टेंचियन बार्न इज सुटेबल फॉर कैटल हाउसिंग इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया। इंडिया के कौन से पार्ट में कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम ज़्यादा बेटर है? तो जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है और जो टेम्परेट हिमालयन रीजन है जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ एक तरीके से प्रॉपर हाउस होना चाहिए। लूज हाउसिंग सिस्टम इन दोनों रीजन के अलावा मोस्ट ऑफ द इंडिया जो पार्ट है उसमें लूज हाउसिंग सिस्टम काम में लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लूज हाउसिंग सिस्टम ऑफ कैटल, द पर्पज ऑफ प्लांटिंग ट्री ऑफ नीम एंड पीपल अलोंग द वेस्ट बिल्डिंग लाइन, बिल्डिंग बाउंड्री। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि कैटल बफेलो की जो हाउसिंग है लूज हाउसिंग सिस्टम में, तो उसकी वेस्ट साइड की जो बाउंड्री है उसके अलोंग में हम लोग नीम और पीपल के पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। ठीक है, क्या फायदा होगा इससे? एक फायदा तो ये होगा कि जो तेज हवाएं आ रही हैं उनको डायरेक्ट रोकेगी, यानी कि विंड ब्रेकर का काम करेगी, तो विंड को ब्रेक करने का काम करेगी। एक नेचुरल शेड देगी किसको, एनिमल को छाया देने का काम करेगी, और बिल्डिंग को भी ठंडा रखेगी कहीं ना कहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो लूज हाउसिंग सिस्टम में जो बिल्डिंग की एक तरीके से जो वेस्ट साइड की बाउंड्री है उसके अलोंग में नीम और पीपल लगाए जाते हैं। और 3 रीजन है, जानवरों को छाया देने का काम करेगी, बिल्डिंग को छाया देगी, और एक तरीके से विंड को रोकने का काम करेगी। ए एंड आर, वाटर इनटेक शुड इंक्रीज इन मिल्किंग काउ एज मिल्क प्रोडक्शन राइजेज। जैसे जैसे मिल्किंग काउ में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है उसका वाटर इनटेक भी बढ़ता है। सही सेंटेंस है ये। ए मिल्किंग काउ रिक्वायर्स एन एडिशनल 4 to 5 लीटर वाटर पर केजी ऑफ मिल्क प्रोड्यूस। ये बात भी ठीक है, यानी कि एडिशनल वाटर की रिक्वायरमेंट 1 लीटर मिल्क प्रोडक्शन पर 4 से 5 लीटर एक तरीके से ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिटरमाइनिंग एनिमल्स बॉडी वेट। एनिमल का बॉडी वेट डिटरमाइन करने के पीछे क्या मेन ऑब्जेक्टिव है? एक तो हेल्थ स्टेटस को असेस करने के लिए कि एनिमल हेल्दी है नहीं है, एक न्यूट्रिशनल नीड जो होती है वो भी डिपेंड करती है बॉडी वेट पर, और एक मेडिसिनल रिक्वायरमेंट जो है, डोज कितनी देनी है मेडिसिन की, वो भी किस पर डिपेंड करती है, बॉडी वेट पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, काउज आर हाउस्ड इन क्लोज कन्फाइनमेंट एंड टाइड बाय स्टेंचियन इज सीन इन। स्टेंचियन बोलते हैं नेक चेन को, यानी कि ऐसा हाउसिंग सिस्टम जिसमें कैटल को हम क्लोज कन्फाइनमेंट में रखते हैं और बांध कर रखते हैं नेक चेन की हेल्प से, उस हाउसिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल हाउसिंग सिस्टम या कन्वेंशनल बार्न बोलते हैं। इन एनिमल हाउस एंगल ऑफ स्लोप फॉर टैथ्ड रूफ। टैथ्ड रूफ किसको बोलते हैं, फूस की जो छत होती है उसमें, फूस की जो छत है उसमें क्या स्लोप देना है, तो स्लोप सबसे ज्यादा होना चाहिए फूस की छत में, कितना, 35 डिग्री का होना चाहिए। डबल रो अरेंजमेंट ऑफ काउ शेड प्रिफर व्हेन नंबर ऑफ काउज आर। डबल रो अरेंजमेंट कब काम में लेते हैं, जब कैटल का नंबर 12 से क्या होगा, ज्यादा होगा, और 12 से कम है तब सिंगल रो अरेंजमेंट काम में लेते हैं। स्टेटमेंट है, द करेक्ट फ्लोर स्लोप फॉर ड्रेनेज चैनल इन एनिमल शेल्टर शुड बी। ड्रेनेज जो चैनल है, ये जो ड्रेनेज चैनल होता है यू शेप, जिसको नाली हम सीधे सीधे कह सकते हैं, जिसमें से गंदगी बहकर जा रही है, उसका स्लोप क्या होना चाहिए, तो उसमें स्लोप हमें देना चाहिए कितना, 4 to 6%। हाइट ऑफ रूफ एट मिड रिब फॉर कैटल एंड बफेलो शेड। कैटल बफेलो शेड जो है ये हम शेड बना रहे हैं माना, ठीक है, तो ये पूछना चाह रहा है मिड रिब से हाइट कितनी होनी चाहिए, ये वाली जो हाइट है ना, ये है मिड रिब से हाइट, ये होनी चाहिए 5 से 5.5 मीटर, ये मिड रिब से। और ये है ईव, ईव से अगर हाइट पूछे तो ये होनी चाहिए 3.5 से 4.5 मीटर। ठीक है,
ये मिड रिब है। मिड रिब से अगर हाइट पूछता है तो 5 से 5.5 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, स्टेटमेंट है इन द लूज हाउसिंग सिस्टम मिल्किंग इज परफॉर्म। लूज हाउसिंग सिस्टम में मिल्किंग जो परफॉर्म की जाती है वो सेपरेट मिल्किंग पार्लर में की जाती है। इन फ्लोर ग्रेडियंट which floor gradient is optimal in standing area of animal shelter for preventing water stagnation। यानी कि पानी को एक जगह स्टेग्नेशन कंडीशन में रोकने के लिए या नहीं रोकने के लिए, यानी कि जल भराव की स्थिति ना हो, तो उसके लिए जो स्टैंडिंग एरिया है जहां एनिमल जनरली खड़े रहते हैं उसमें फ्लोर में स्लोप कितना देना है या ग्रेडियंट कितने % रखना है, तो कितने % स्लोप देना चाहिए, 3%। रिकमेंडेड यू शेप ड्रेनेज चैनल एट कवर्ड एरिया एंड शुड बी। यानी कि जो यू शेप का ड्रेनेज चैनल हम लोग बना रहे हैं वो कितना तो चौड़ा होना चाहिए और कितना डीप होना चाहिए, ये पूछना चाह रहा है वो। तो डीप तो होना चाहिए 8 से 10 सेंटीमीटर और वाइड कितना होना चाहिए, 0.3 मीटर। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अकॉर्डिंग टू BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द कवर्ड एरिया रिक्वायरमेंट इन लूज हाउसिंग सिस्टम फॉर ए हिफर के लिए लूज हाउसिंग सिस्टम में कवर्ड एरिया कितना होना चाहिए, 2 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, इन कैटल शेल्टर विच मटेरियल प्रोवाइड बोथ ड्यूरेबिलिटी एंड नॉन स्लिपरी फ्लोर सरफेस। जो फ्लोर है उसको नॉन स्लिपरी बनाने के लिए और रफ बनाने के लिए हम जो फ्लोर बनाते हैं वो मेनली किसका बनाते हैं, या तो RCC का या चेकर्ड टाइल का। भाई या तो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का बनाएंगे या फिर ऐसी टाइल हम लोग लगाते हैं नीचे जो कैसी हो, नॉन स्लिपरी हो, रफ हो और चेकर्ड हो। नेक्स्ट, आइडियल वॉल हाइट, दीवार की हाइट क्या होनी चाहिए फॉर एनक्लोजिंग कैटल या बफेलो शेल्टर पैडॉक। यानी कि जो बाउंड्री वॉल है उसकी हाइट ऑन एन एवरेज क्या होनी चाहिए कैटल बफेलो में, तो 2 मीटर होनी चाहिए ऑन एन एवरेज। एंगल ऑफ द रूफ स्लोप विद देयर हॉरिजॉन्टल इन एनिमल हाउस फॉर ऑप्टिमल रेन वाटर रन ऑफ। यानी कि रेन वाटर को एक तरीके से बाहर निकालने के लिए इजीली, ठीक है। स्लोप क्या होना चाहिए रूफ का ऑन एन एवरेज, तो कितना होना चाहिए, 12 से 18 डिग्री होना चाहिए। Which insulation is modernly recommended for animal shed roof to manage extreme temperature। एक्सट्रीम टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए जो रूफ बनाई जाएगी उसमें प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए, और वो रूफ किसकी बनी होनी चाहिए, डबल लेयर PUF की। PUF पॉली यूरेथेन फॉर्म, पॉलीयूरेथेन फॉर्म की, ठीक है। PUF डबल लेयर PUF होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, टेल टू टेल सिस्टम ऑफ काउ साइड। टेल टू टेल सिस्टम को क्या बोलते हैं, फेस आउट बोलते हैं, और फेस टू फेस, फेस इन और हेड टू हेड ये तो एक ही बात है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फॉर रैबिट फार्मिंग सीकोट्रॉपी और कॉप्रोफेजिया का क्या मतलब होता है। तो सीकोट्रॉपी और कॉप्रोफेजिया का मतलब होता है खुद के ऑन फीकल मैटर को खाना। इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट इरमा आनंद में है, आनंद गुजरात में। और आजकल ये जो इरमा इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट है, इसका नाम चेंज कर दिया गया है और इसको TSU का नाम दिया गया है अभी, यानी कि त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी। यानी कि आजकल इरमा को किस नाम से जानते हैं, TSU के नाम से, त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है किसको, इरमा को। मोस्ट सूटेबल एंड ब्लडलेस मेथड ऑफ डीबडिंग। डीबडिंग के लिए मोस्ट सूटेबल मेथड कौन सा है, तो हॉट आयरन मेथड है, जिसमें हम इलेक्ट्रिक डीहॉर्नर वगैरह काम में लेते हैं। बुल नोज रिंग जनरली किसकी बनी होती है, तो बुल नोज रिंग एल्यूमिनियम, कॉपर या अलॉय जिसमें रस्टिंग नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बुल होल्डर इज अप्लाइड
एट विच बॉडी पार्ट, यानी कि बुल होल्डर को हम लोग कहाँ अप्लाई करते हैं, तो नेजल सेप्टम को टाइट करने के लिए काम में लेते हैं, नोज पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा जो संडे को टेस्ट पेपर हुआ था उसका ये सॉल्यूशन यहाँ पूरा होता है। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सभी को नमस्कार। देखेंगे ये आपका पेपर कोड 102, शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है। तो थार डेजर्ट अभी आपका चल रहा है, आपने उसमें देखा होगा कि शुष्क और अर्ध शुष्क मैंने दो हिस्से बताए थे। ठीक है, अब आपके माइंड में ग्राफ बन रहा होगा कि वो हिस्सा किधर है। तो ये जो एरिड जोन है इसकी पूर्वी सीमा पूछी है, तो पूर्वी सीमा किधर आएगी, अरावली की तरफ हम बढ़ते हैं, पश्चिमी सीमा आएगी रेड क्लिफ की तरफ। तो इसकी जो पूर्वी सीमा है उसको निर्धारित कौन करेगा, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा करेगी। जो शुष्क मरुस्थल की पूर्वी सीमा है ये अर्ध शुष्क मरुस्थल की कौन सी हो जाती है, पश्चिमी सीमा हो जाती है। 25 सेंटीमीटर ही इसको डिसाइड करता है। रेत मुक्त गलियारा क्या कहता है, तो ये हम आगे ड्यून्स एरिया जो पढ़ेंगे, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, उसमें रेत मुक्त गलियारा मैं आपको पढ़ाऊंगा। रेत मुक्त गलियारा गासी कहलाएगा। इन सब पे चर्चा करेंगे, एक एक लाइन पे अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपन सीधे सीधे क्या बोलेंगे, गासी। ये ड्यून्स फ्री कॉरिडोर होता है जिसको हम यहाँ गासी के नाम से जानते हैं। चलिए, कौन सा विकल्प अर्ध मरुस्थल का भाग नहीं है। अर्ध मरुस्थल का भाग मतलब शुष्क और अर्ध शुष्क दो हिस्से हमने किए थे। तो नाली प्रदेश घग्गर का मैदान अर्ध शुष्क में आता है, गौड़वाल लूनी बेसिन अर्ध शुष्क में आता है, बांगर यानी शेखावाटी अर्ध शुष्क में आता है, लेकिन हम्मादा अर्ध शुष्क का हिस्सा नहीं है। हम्मादा चट्टानी मरुस्थल, और ये आता है आपके बालू का स्तूप मुक्त में, और बालू का स्तूप मुक्त किस में आता है, शुष्क में आता है। ये बात मैंने आपको समझाई थी। दूसरी बात, यहां से अर्ध शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल, ये दोनों बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, इसमें से प्रश्न बनते हैं। देखें, राजस्थान को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करने वाली समवर्षा रेखा वो है 40 सेंटीमीटर। इसमें राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा, 40 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर में मरुस्थल और मैदान दो भागों में डिवाइड है। तो 40 सेंटीमीटर राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक समवर्षा रेखा है, जो अरावली के कौन से किनारों पर है, पश्चिमी किनारों पर। 25 में थार दो भागों में डिवाइड है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत पूछा है। तो जब हम थार का मरुस्थल पढ़ते हैं, तो थार के मरुस्थल में लूनी बेसिन जो आता है उसमें खारा पानी तो होता है, इसका कहां पर, बालोतरा में। और उससे पहले ब्यावर के आसपास जो रंगाई छपाई उद्योग है, या आपका जो सूती वस्त्र उद्योग है, वहां रंगाई छपाई उद्योग के कारण इसका पानी कैसा हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। बांडी नदी जो इसकी सहायक नदी है, उसमें भी इसी का रीजन माना गया है। तो रंगाई छपाई उद्योग। कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का, डेजर्टिफिकेशन का कारण नहीं है, मतलब 3 कारण होंगे और एक कोई कारण नहीं होगा। तो जैसे इसने दे रखा है अतिचारण, ओवर ग्रेजिंग, ये एक कारण है। वनोन्मूलन, डिफोरेस्टेशन, शहरीकरण, और अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन। पहले तो आप ये बताएं, इसने कहा है मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, ये तीनों कारण है। शहरीकरण में आप पेड़ पौधे काटोगे, आबादी बढ़ेगी, जनसंख्या दबाव रीजन होता है। अनुचित मृदा एवं जल प्रबंधन, तो जल प्रबंधन का इस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए चारों ऑप्शन में ठीक आंसर ये माना जाएगा, डी करेक्ट आंसर। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है। तो मैंने आपको यह कहा था कि जब आप उत्तर से दक्षिण आओ उत्तर से दक्षिण आओ या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम आओ, तो इसका ढलान दक्षिण की तरफ या दक्षिण पश्चिम की तरफ कम है। अब ऑप्शन में उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग और उत्तरी पश्चिमी भाग, तो दक्षिण पश्चिम ऑप्शन में नहीं है, तो आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, दक्षिणी भाग। भाई दक्षिण पश्चिम 150 मीटर, उत्तर पश्चिम में 300 मीटर। तो मैंने कहा था उत्तर से दक्षिण कहो या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम कहो, बात एक ही है। तो ऑप्शन में दक्षिण दे रखा है, इसलिए दक्षिण की ऊंचाई कम है। लूनी नदी इधर ही तो आती है। मरुस्थलीकरण के विस्तार को से संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है, यानी मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए सबसे बेस्ट उपाय कौन सा है। मृदा नमी का संरक्षण हो सकता है, भूमिगत जल भरण पुनर्भरण ये भी थोड़ा बहुत हो सकता है,
बालू का स्तूप स्थिरीकरण ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट ये वाला है, वात रोधी वृक्षारोपण पट्टी, ठीक है, विंड प्रूफ प्लांटेशन बेल्ट आपको इसमें बनानी है, इससे मरुस्थलीकरण सबसे बेस्ट तरीके से रुकेगा। बाकी रीजन तो ये भी है रुकने के, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर ये माना जाएगा इसमें डी। यहां देखें आप, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति के बारे में करेक्ट पूछा गया आपसे कि कौन सा करेक्ट है। तो यहां दे रखा है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 नॉर्थ एंड 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 78 डिग्री 17 ईस्ट। यहां तक तो बात सही है। देखो 78 21 है, या 78 25 है, या 78 24 है। नीचे के तीनों ऑप्शन तो इसी से निकल रहे हैं आपके, इससे गलत हो गए ना। 78 17 होना चाहिए था, तो यहां से गलत हो गया। आगे देखें 3 42, भले इधर सही दे रखा हो लेकिन ये तीनों तो गलत हो गए ना। 3 42 239.74, इसमें मतलब आपका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा वो ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए इज करेक्ट आंसर। चलिए, अच्छा प्रश्न था ये। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कौन सा है, ये प्रश्न आपसे पूछा है। तो आप इधर देखें, प्रश्न में दक्षिणतम बोला है, लेकिन याद रखना अक्षांशों में आप कहां आते हो, अक्षांशों में आप उत्तर में आते हो, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तो यहां आप देखें 23 दक्षिण, ये तो गलत हो गया, हम दक्षिणी अक्षांशों में आते ही नहीं है। 23.5 दक्षिण, ये भी गलत हो गया। 23.5 उत्तर, ये भी गलत हो गया। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश का दक्षिणतम अक्षांश है, जिसपे बोरकुंड बांसवाड़ा स्थित है। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका, सी इज करेक्ट आंसर। निम्नांकित में से राजस्थान के कौन से संभाग से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसने संभाग पूछा है, ना कि जिला। अब जिले आपको मालूम है डूंगरपुर बांसवाड़ा है, और डूंगरपुर बांसवाड़ा कौन से संभाग में आते हैं, तो आपको अच्छे से पता है कि ये उदयपुर संभाग में आते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, उदयपुर डिवीजन या उदयपुर संभाग, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है, गुजरात को टच करती है। आपको इतना पता है कि गुजरात से आपके जिले लगते हैं 6। उन 6 जिलों में सलूम्बन नहीं है, प्रतापगढ़ नहीं है, सिरोही है और डूंगरपुर है। मतलब 1 और 2, और 1 और 2 कौन से ऑप्शन पे लिखा हुआ है, और वो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि सिरोही और डूंगरपुर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण का मतलब हो गया लंबाई। तो आपने 4 ऑप्शन देखे तो लंबाई यहां मैच हो रही है 826, बाकी 3 में लंबाई मैच ही नहीं हो रही, इसलिए चौड़ाई आपको देखनी नहीं। सीधे आपका आंसर क्या हो गया, सीधे आपका आंसर हो गया यहां पर 826 लंबाई और 869 चौड़ाई, मतलब पूर्व पश्चिम विस्तार। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका, सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं, मतलब नहीं बनाते। तो आपको वो ऑप्शन ढूंढना है जो एमपी को टच नहीं करता है। झालावाड़ सबसे लंबी सीमा लगाता है एमपी से, प्रतापगढ़ भी लगाता है। भीलवाड़ा सबसे छोटी सीमा बनाता है एमपी से, बांसवाड़ा एमपी गुजरात दोनों से बनाता है। करौली कोटा दोनों एमपी को टच करते हैं। डूंगरपुर गुजरात को करता है, और डीग जिला हरियाणा और यूपी को टच करता है, एमपी को टच नहीं करते हैं। तो डूंगरपुर और डीग आपका इसमें राइट आंसर होगा, ये एमपी को टच नहीं करता है। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये मैं आपको थार में बालू का स्तूप युक्त प्रदेश में ड्यून्स पढ़ाऊंगा, वहां चर्चा करेंगे। भालेरी तो फेमस है बरखान के लिए, चूरू में भालेरी या पालेरी गांव जिसको हम कहते हैं, चूरू के अंदर ये फेमस है बरखान के लिए। ओसियां जोधपुर में बरखान मिलते हैं, देशनोक बीकानेर में बरखान मिलते हैं, दांता रामगढ़ सीकर में नहीं मिलते। इसका मतलब ए बी और सी। तो ए बी सी कहां लिखा हुआ है वो आप ढूंढ लो इसमें। तो ए बी सी लिखा हुआ है सी ऑप्शन पे, तो राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को डैश के रूप में भी जाना जाता है। यह मैंने आपको थार के मरुस्थल में शेखावाटी प्रदेश में यह बताया है कि राजस्थान में सबसे बड़ा, यहां लिखा हुआ है इनलैंड ड्रेनेज इन राजस्थान, तो सबसे बड़ा आंतरिक बहाव क्षेत्र राजस्थान में किसका माना जाता है, तो आप सब जानते हो शेखावाटी प्रदेश का माना जाता है। सबसे बड़ा अंतः इनलैंड जो ड्रेनेज सिस्टम है वो शेखावाटी का है।
गग्गर नदी के तल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो गग्गर नदी के तल को राजस्थान में नाली कहते हैं और पाकिस्तान में इसको हकरा बोला जाता है। राजस्थान में नाली, पाकिस्तान में हकरा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? बी। वीसी मिश्रा ने हाड़ौती प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया है? यह आपके फिजिकल डिवीजन जब हम स्टार्ट करते हैं तो वीसी मिश्रा की जब बात आती है तो वीसी मिश्रा ने साउथ ईस्ट एग्रीकल्चर रीजन या इसको बोला है दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश बोला है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए। यही तो बोला था ना हाड़ौती। करेक्ट आंसर है। 7 भागों में इन्होंने राजस्थान को डिवाइड किया था। पश्चिमी राजस्थान में जो प्लाया झील है वो सबसे ज्यादा जैसलमेर में है। ये मैंने लिखवाया आपको स्पष्ट कि सबसे ज्यादा प्लाया कौन से जिले में पाई जाती है? जैसलमेर में। कावोद, बरमसर, भाकोड़, नाकोड़, पोखरण, बहुत सारी प्लाया हैं। ये आपको कहां मिलेंगी? जैसलमेर क्षेत्र में मिलेंगी। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी कौन सी है? अब देख लो आप, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी लूनी है। थार के मरुस्थल की सबसे लंबी नदी है। मरुस्थलीय नदियों में भारत की सबसे लंबी नदी है। तो यहां आप ऑप्शन देख लो, राइट आंसर बी, यानी कि लूनी नदी। लूनी बेसिन जो हम पढ़ते हैं थार के मरुस्थल में, तो वहां की मुख्य नदी कौन सी है? लूनी है। तो राइट आंसर लूनी हो जाएगा। राजस्थान का लगभग कितने प्रतिशत भूभाग मरुस्थल से घिरा हुआ है? यानी टोटल डेजर्ट की बात की है इसने, और लगभग जो स्थिति है वो कितनी है? 61% है। वैसे 61.11, और कुछ रिपोर्ट्स में हमने कितना पढ़ा था? 67, यानी कि 67 पढ़ा था। तो यहां आपका सही विकल्प कौन सा जाएगा? 61। गतिशील रेत के टीलों को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो गतिशील जो रेत के टीले होते हैं इनको धरियन या धरियान बोला जाता है, और ये सबसे ज्यादा आपको जैसलमेर में मिलता है। सबसे ज्यादा गतिशील बालू का स्तूप बरखान होता है, सबसे ज्यादा। लेकिन इसमें जितने भी गतिशील बालू का स्तूप है सभी को क्या बोला जाएगा? धरियन या धरियान के नाम से जाना जाएगा। तो करेक्ट आंसर धरियन। शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं क्या कहलाते हैं? इसने सीधे सीधे पूछा है। तो कुएं आपको पता होना चाहिए, जोहड़ कहलाते हैं, जबकि ये कच्चे कुएं हैं। ठीक है, तो ऐसा ही प्रश्न आता है क्योंकि ओवरऑल पूछ रहा है ना, तो नाडार दोनों नहीं डाल सकता क्योंकि दोनों ही कुएं होते हैं। तो इसने एक ही डाला है, और वो कौन सा डाला है? जोहड़। इसलिए सही विकल्प कौन सा हुआ? जोहड़। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? यानी ओवरऑल जो थार डेजर्ट है वो भारत के कौन कौन से स्टेट में आता है? तो मैंने आपको बताया था कि उत्तरी गुजरात आता है, पश्चिमी राजस्थान आता है, दक्षिणी पंजाब आता है, और पश्चिमी हरियाणा आता है। तो थार डेजर्ट जो आपका फर्स्ट डिवीजन है, फिजिकल डिवीजन जो हम पढ़ रहे हैं, तो उसका विस्तार टोटल इन 4 स्टेटों के अंदर आता है, जिसमें सबसे ज्यादा विस्तार राजस्थान में है। राजस्थान में कितने जिलों में थार का रेगिस्तान फैला हुआ है? 16 जिले। 12 मूल हो गए, 4 नए जिले हो गए इसमें। डीडवाना कुचामन है, बालोतरा है, फलोदी है, और ब्यावर का भी कुछ भाग आता है। 15 ऑप्शन में है नहीं, तो आपको आंसर क्या करना पड़ेगा? इसमें 16 करेक्ट आंसर करना पड़ेगा। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? तो आप इधर देखें, चित्तौड़गढ़ से 3 तहसीलें ली गई, लेकिन डूंगरपुर का कोई हिस्सा नहीं है। डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, यहां बांसवाड़ा डाल रखा है, इसका मतलब डूंगरपुर नहीं है। बांसवाड़ा से पीपलखूंट, उदयपुर से दरियाबाद, और चित्तौड़गढ़ से 3 तहसील, इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा? बी। 5 तहसीलों को मिलाकर आपका 33वां जिला बना था प्रतापगढ़। स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है, अब इसमें जैसे प्रश्न डाल दिए, अब आप यही समझ पा रहे होंगे कि ये प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, तो वो ढूंढना पड़ेगा आपको कि एक विकल्प ऐसा होगा जो 3 विकल्प से थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा आपको। जैसे अलवर डीग दे रखा है ठीक है, तो अलवर का बॉर्डर डीग से लगता है, ये बात आप जानते हो। बीकानेर इसका गंगानगर, गंगानगर के नीचे बीकानेर है, मतलब टच होता है। जैसलमेर, जालौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से टच होता है, लेकिन जैसलमेर जालौर से टच नहीं होता है। जैसलमेर के नीचे बाड़मेर और बालोतरा है, फिर जालौर है। इसका मतलब है कि जो ये ऑप्शन है आपका सी, ये अन्य विकल्प से भिन्न है, ये आपस में टच नहीं हो रहे, बाकी के समूह जोड़े जो हैं वो आपस में टच हो रहे हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? इसमें सी करेक्ट आंसर होगा।
निम्नांकित में से कौन सा बालसन का उदाहरण है? बालसन क्या होता है कि मरुस्थल के अंदर अगर कोई झील तीन तरफ चट्टानों से घिरी हो, एक हिस्सा मैदान से लगा हो और नदियां पहाड़ों से उतरकर उसमें पानी भरने का कार्य करें, वो बालसन झील कहलाती है। और ऐसी झील राजस्थान में कौन सी है? वो सामर झील है, सामर लेक। मरुस्थल में कुछ भाग आता है इसका डीडवाना कुचामन की तरफ, तो बालसन झील का उदाहरण मानी जाती है। ये प्रश्न पढ़े, ये अच्छा प्रश्न था। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा आगे से डाला गया है अरावली से, जो कि आप आगे पढ़ोगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि पूछना क्या चाह रहा है। देखें, सही कथनों का चयन नीचे दिए गए कूट से करना है, मतलब सही कथन चुनना है आपको। भोराट का पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित नहीं है। जयसमंद झील के पूर्व में लसाड़िया का पठार आता है, ये मैं आपको आगे अरावली में पढ़ाऊंगा। नाग पहाड़ मध्य अरावली में स्थित है, ये बात सही है। नाग पहाड़ अजमेर में, और अजमेर कहां पर आता है? मध्य अरावली में, तो ये बात इसमें सही है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में आता है, चित्तौड़गढ़ के बीच में नहीं आता है, तो ये बात इसमें गलत हो गई। शिवपुर घाट और बर अरावली की चोटियां नहीं है, दर्रे हैं। ये क्या है? दर्रे, यानी कि पास। इसका मतलब केवल कथन दो सही है, मतलब केवल बी सही है, और केवल बी किस पे लिखा हुआ है? डी पे लिखा हुआ है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? डी करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बालू का स्तूप मुक्त का मतलब है सैंड ड्यून फ्री जोन है ये। और इसमें मैं आगे पढ़ाऊंगा, बालू का स्तूप मुक्त में फलौदी पोकरण दोनों आते हैं। तो इससे ये तो पता लग जाएगा कि जब युक्त और मुक्त पढ़ोगे तो मुक्त में से क्या प्रश्न पूछा गया है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे सीधे एरिया पूछे जाते हैं। अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं? तो जब मैं आपको अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पढ़ाऊंगा तो सबसे ज्यादा ये आपको बीकानेर गंगानगर में पढ़ाऊंगा। अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स सैंड ड्यून जो है, जो हवाओं की दिशा के वर्टिकल बनते हैं, लंबवत बनते हैं, वो अनुप्रस्थ होते हैं। राजस्थान में ड्यून मुक्त ट्रैक्ट, मतलब बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश की ही बात कर रहा है ये लिखा हुआ है, ड्यून फ्री ट्रैक्ट। मरुस्थल नहीं है जहां पर, बालू का स्तूप नहीं है जहां पर। तो पाली जालौर, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी, पोखरण, ये करेक्ट आंसर होगा। जैसलमेर आता है, जैसलमेर का पोखरण आता है, फलौदी आता है, और बीकानेर का भी कुछ क्षेत्र आता है इसमें। ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आता है। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? गोर्रा राउड कोई बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है, जबकि बरखान बालू का स्तूप होता है, तारा बालू का स्तूप होता है, और पैराबोलिक भी बालू का स्तूप होता है। ये आप आगे थार में पढ़ोगे, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश के अंदर। घग्गर का मैदान कहां स्थित है? ये मैंने पढ़ा दिया था आपको। घग्गर के मैदान में मैंने आपको बताया था, प्रश्न आता है, और इसमें दो जिले आते हैं, वो गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले हैं। जब जिले 50 हुए थे तब जरूर इसमें अनूपगढ़ आया था, लेकिन अभी इसमें स्थिति दो ही जिलों की है, वो गंगानगर, हनुमानगढ़ की। ये अच्छा प्रश्न है। देखें, शुष्क रेतीला मैदान, लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश और घग्गर का मैदान। अब आपको पता है ना, घग्गर के मैदान को नाली प्रदेश कहते हैं। पंचपदरा जो कि बालोतरा में है, और बालोतरा जहां पानी लूनी का क्या हो जाता है? खारा। शेखावाटी प्रदेश डेगाना नागौर, अब डेगाना नागौर में आती, मतलब शेखावाटी प्रदेश से तो लिंक हो गई ना ये। और शुष्क रेतीले मैदान में ये आपकी प्लाया पाई जाती है। तो बाप झील, बाप क्षेत्र फलौदी में आता है, और वो किसका भाग है? शुष्क मरुस्थल का भाग है। अब आप इसमें मैच कर लो, ए में 4 है, तो ए में 4 केवल एक में ही दे रखा है, बी में 3rd है, सी में 2 है, और डी में 1 है। तो आपका राइट आंसर ए, यानी एक ही मिलान से पूरे प्रश्न का आंसर आ गया, एक ही मिलान से। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये उपनामों से पूछा गया है। तो यहां देखें, 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर को नहीं कहते हैं। मरुस्थल का प्रवेश द्वार मैंने 2 बताए थे, या तो जोधपुर ऑप्शन में डालेगा, या फिर ये चूरू ऑप्शन में डालेगा, ठीक है। और राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर को कहते हैं। इसका मतलब इसमें गलत कौन सा हो रहा है? बी, करेक्ट आंसर बी। सीफ क्या है? सीफ मैं आपको पढ़ाऊंगा, ड्यून्स हैं ये। और किस प्रकार के ड्यून्स हैं? तो ये लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ का उल्टा ही अनुदैर्घ्य होता है। ये समानांतर बनते हैं, वो वर्टिकल बनते हैं। हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है।
यह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है, ये मैं आपको आगे थार में पढ़ाने वाला हूं। ये 16.7 करोड़ यानी लगभग 167 मिलियन वर्ष पुराना ये शाकाहारी डायनासोर मिला है, और ये जैसलमेर में जेठलाई क्षेत्र में मिला है। जेठलाई जैसलमेर में ये आपको मिला है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसके अंदर। लाठी श्रेणी किससे संबंधित है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे थार में। लाठी श्रेणी से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जल भ्रत है, ये भूगर्भिक जल पट्टी है, या जल के भंडार आपको ज्यादा मिलेंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा चांदन नलकूप का, चांदन नलकूप इसी का तो उदाहरण है। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, जल भ्रत इससे संबंधित है। और बाप बोल्डर बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो बाप बोल्डर किले ये फलौदी में पढ़ेंगे अपन आगे थार के मरुस्थल के अंदर। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फलौदी। कहने का अर्थ यह है कि जो प्रश्न इसमें डाले गए ये आगे से इसलिए डाले गए तो आप उसी प्रकार से वो आगे का पूरा पढ़ोगे डाटा। अगर ये प्रश्न में नहीं डालता तो आप उसको इतना सीरियस नहीं लेते। ये प्रश्न इसलिए डाले गए कि इतने सारे एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं, तो आगे की जो जानकारी है वो आपको उसी प्रकार से तैयार करो कि जिससे आपको ये पता लगे कि ये प्रश्न सभी यहां से पूछे गए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।